हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं एमपी स्कॉलरशिप फॉर्म को किस तरह से भरना है। यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो हमको मिलती है कॉलेज में, बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमएससी आपने जो एडमिशन लिया है उसमें जो हमको एक स्कॉलरशिप मिलती है, ओबीसी के स्टूडेंट हो, एससी के स्टूडेंट हो और एसटी के स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट को मिलती है। ओबीसी के, एससी के, एसटी के स्टूडेंट को दोस्तों क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। उसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर स्कीम। तो इस स्कीम का हमको लाभ कैसे लेना है, क्या प्रोसेस रहेगा, मैं सारा कंप्लीट स्कॉलरशिप लेने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो लेंथी होने वाला है, लगभग 40 से 50 मिनट का वीडियो होगा। क्यों होगा ये लेंथी दोस्तों? क्योंकि इसी वीडियो में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म भरना सीखेंगे। क्योंकि हमको पता होगा, आपको पता होगा शायद कि जो स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में हमको क्या फॉर्म अप्लाई करना होता है, तो पूरा फॉर्म भरना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे अच्छे समझ में आ सके। मैंने आपको पूरा प्रोसेस आपको समझाया है। एमपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का हमको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, साथ ही कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है दोस्तों स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0। क्या है दोस्तों? स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0, या इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना है। ओके, इस वेबसाइट पर आने के बाद में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ केवल वही छात्र ले सकते हैं जिनको जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं और एसटी के हैं। ओके, इसके अलावा और कोई लाभ नहीं ले सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन सभी कैंडिडेट कर सकते हैं, जनरल वाला भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप रजिस्ट्रेशन सक्सेस कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन सभी छात्रों को करना होता है। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही हमको करना होता है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब यूजी में जो स्कॉलरशिप मिली थी वहीं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वहीं आपका पासवर्ड काम करेगा। ओके, तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, स्टूडेंट कॉर्नर। क्या दिखाई देने वाला है? स्टूडेंट कॉर्नर दिखाई देगा। और स्टूडेंट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा एक और स्टूडेंट कॉर्नर वाला टैब दिखाई देगा। और स्टूडेंट कॉर्नर वाले टैब में दोस्तों आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ। क्या दिखाई देगा दोस्तों? रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। तो इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा रजिस्टर योर सेल्फ फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। तो रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन हम स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से कर पाएंगे, लेकिन लॉगिन अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 पर क्लिक करना होगा। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और तभी हम स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, आपको कुछ रूल्स दिखाई देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के। तो आप इन रूल्स को पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ सिखाता जाऊँगा, तो आपको रूल्स पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। क्या करना है दोस्तों? आपको डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। और दोस्तों सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एक चेक मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है, यानी कि इस बॉक्स पर क्लिक करना है। और इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों क्या होगा, आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी रूल्स नहीं पढ़ना है, मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ बस वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर, और यहाँ पर लिखा गया है कन्फर्म योर 12 डिजिट आधार नंबर। तो दोस्तों आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आपके पास आपका आधार नंबर होगा। अगर आपके पास में आपका आधार नंबर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से अपना आधार नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर भी आधार नंबर डालना है। इसके बाद में प्रोसेस चेक एंड वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ से एक कैंडिडेट का आधार नंबर डाल दिया है और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ से मैंने प्रोसेस चेक एंड वेरीफाई किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आधार वेरिफिकेशन का माध्यम चुनें। अब हमको अपना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है OTP के माध्यम से। क्या होता है दोस्तों? OTP के माध्यम से। OTP के माध्यम से मतलब होता है दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है उस आधार कार्ड नंबर में आपका मोबाइल नंबर फिल होता है, मोबाइल नंबर डला होता है और उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन और होता है जो होता है हमारा बायोमेट्रिक के माध्यम से। बायोमेट्रिक का मतलब होता है आपके फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लेकिन फिंगरप्रिंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने पास के MP ऑनलाइन पर जाना होगा। बायोमेट्रिक का ऑप्शन तभी चुना जाता है दोस्तों जब हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। हमारे मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता है तब हम बायोमेट्रिक का ऑप्शन चुनते हैं, नहीं तो हम OTP के माध्यम से सिलेक्ट करके अपना OTP डाल करके अपना जो कि वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम OTP के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप वो OTP आई होगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आपके आधार कार्ड नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा 4 डिजिट का। तो उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और OTP डालने के बाद में यहाँ पर आपको करना है वेरीफाई OTP। तो वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे हम। तो दोस्तों वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? आपके आधार कार्ड नंबर से जो डाटा होगा, आपके आधार कार्ड नंबर पर जो डाटा होगा वो डाटा यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। ओके, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, सर्वर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जो भी आपकी जानकारी होगी वो यहाँ पर आपको शो करने लगेगी। ओके, देखिए आपके आधार कार्ड नंबर से जो भी जानकारी आई है, जो भी डाटा आया है वो यहाँ पर शो करेगा। क्या क्या डाटा आया है? यहाँ पर आपका सबसे पहले फ़ोटो शो करेगा। यहाँ पर आपका नेम आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है नेम। आप यहाँ पर चेंजिंग नहीं कर पाएंगे नेम को। ओके, आप अपना नेम चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए जेंडर भी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो कर दीजिए, नहीं तो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो यहाँ पर आपको कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर डालना है 23/7/1996। यहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है इसी में। इसके बाद आपको फादर्स नेम दिखाई देगा, तो फादर्स नेम को जो कि चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मदर्स नेम, तो मदर्स नेम हमको फिल करना होगा। यहाँ पर कन्फर्म मदर्स नेम में आपका जो भी मदर्स नेम है वो डाल दीजिए। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी होता है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से अपना रिलीजियन सिलेक्ट करना है, हिंदू जो मुस्लिम जो भी आपका रिलीजियन होता है वो कन्फर्म रिलीजियन पर क्लिक करके। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वो अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए मोबाइल नंबर को। इसके बाद आपको समग्र आईडी डालनी होगी। बिना समग्र आईडी के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी समग्र आईडी डाल दीजिए। ओके, समग्र आईडी जैसे ही आप अपनी समग्र आईडी डालोगे तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का डाटा है, ब्लू कलर का जो बॉक्स है, उस ब्लू कलर के बॉक्स में आपके समग्र आईडी से सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद आपको अपना ईमेल नंबर डालना है। यहाँ पर कन्फर्म ईमेल कर दीजिए। यहाँ पर अपना ज़िला और पिन कोड यहाँ और एड्रेस आपका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, जो भी आधार कार्ड नंबर पर डला होगा। इसके बाद पंजीकरण करें पर क्लिक कर देना होगा। तो ये सब सारा डाटा हम फिल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारा डाटा यहाँ पर फिल कर दिया है। देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था, जैसे ही आप अपनी समग्र आईडी डालोगे तो समग्र आईडी डालने के बाद जो भी आपका डाटा होगा समग्र आईडी पर वो यहाँ पर शो करने लगेगा। ओके, यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण करें पर हमको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप पंजीकरण करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इस बॉक्स में लिखा है मैं आधार नंबर का की धारक मध्य प्रदेश पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को eKYC के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित करने पर आधार से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए मेरी सहमति प्रदान करती हूँ। संबंधित विभाग द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप MMJKY आवास सहायता योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु मेरी पहचान स्थापित करने हेतु किया जाएगा। तो यहाँ से हमको क्लिक करना है पंजीकरण करें पर। ओके, तो ये इसलिए पूछा गया है कि दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप MMJKY आवास सहायता यानी कि समस्त जो भी स्कॉलरशिप पोर्टल स्कॉलरशिप मिलती हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं
तो आप सभी एक ही रजिस्ट्रेशन से, इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से, पासवर्ड से आप जो कि सभी स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। बस केवल आपको रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही करना होगा, एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताया है, पंजीकरण करें पर यहाँ से हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जैसे हमने पंजीकरण किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हमको दिखाई देगा हमारा यूजर आईडी और हमारा पासवर्ड। क्या दिखाई देगा? हमारा यूजर आईडी दिखाई देगा और पासवर्ड दिखाई देगा। सबसे पहले तो आप एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जो यूजर आईडी आया है, जो पासवर्ड आया है, उसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए, कहीं पर लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आपको, जो भी करिए, क्योंकि यही जो यूजर आईडी, यही पासवर्ड है, हमको स्कॉलरशिप तक मदद करेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में भी यही काम आएगा, सेकंड ईयर में भी यही काम आएगा, थर्ड ईयर में भी यही काम आएगा। ओके, इसके बाद अगर आप पीजी करना चाहोगे, जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी हो गया, उसके फर्स्ट ईयर में, उसके सेकंड ईयर में यही काम आने वाला है यूजर आईडी, यही पासवर्ड काम आने वाला है। यानी कि एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दोस्तों 5 साल तक चलने वाला है। ये यूजर आईडी और ये पासवर्ड हमारा कब तक चलेगा दोस्तों? 5 सालों तक चलने वाला है। तो इसे अच्छे से संभाल कर रखिएगा। ओके, तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसके बाद अब हमको क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। अब हमको फॉर्म अप्लाई करना है स्कॉलरशिप का। ओके, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब हमको अपना फॉर्म लॉगिन करना होगा। तो यहाँ से आप लॉगिन कर पाओगे, गो टू डैशबोर्ड पोर्टल एंड लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर पाओगे, या यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे राइट हैंड साइड, अपर राइट हैंड साइड में यहाँ पर दिखाई देगा लॉगिन। तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों? यहाँ पर आपको स्टेट स्कॉलरशिप 2.0 दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लॉगिन हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से हमको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा? यहाँ पर हमारा यूजर नेम डालना होगा, जो भी आपका यूजर नेम आया था रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर, और जो भी आपका पासवर्ड आया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। पार्ट 1 में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन आईडी के बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है? यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर दीजिए, जो भी कैप्चा कोड दिया गया है। इसके बाद यहाँ से आपको करना है लॉगिन। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लॉगिन हो चुके हैं, जो कि स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी भी दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर अपर राइट हैंड साइड में आपकी लॉगिन आईडी दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में आपको अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है। अब दोस्तों बात आती है कि हमको यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप के नाम आपको दिखाई दे जाएंगे, बहुत सारी स्कॉलरशिप के आपको नाम यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन हमको यूजी पीजी के लिए जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उस एप्लीकेशन का नाम होता है, उस स्कॉलरशिप का नाम होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ, वो होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। कौन सी स्कॉलरशिप होती है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है। दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए हमको क्या करना होगा? फर्स्ट नंबर पर ही दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर ही, जैसा कि मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ही दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा, सबसे फर्स्ट नंबर वाले टैब में ही दिखाई देगा दोस्तों आपको अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों एससी का कैंडिडेट, एसटी, ओबीसी एंड फॉर नॉर्मेडिक, सेमी नॉर्मेडिक, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, केवल घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त जाति। ओके, तो एससी, एसटी, ओबीसी और घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त जन जो जाति होती हैं वहीं इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे दिखाई देगा अप्लाई। तो इस अप्लाई वाले ऑप्शंस पर हमको क्लिक करना है और इसी से हम अपना जो कि अप्लाई कर पाएंगे। अगर दोस्तों आवास भत्ता का आप जो कि एप्लीकेशन बनना चाहते हैं, तो आवास भत्ता का भी आप इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से भर सकते हैं। गाँव की बेटी का भी इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से भर सकते हैं। प्रतिभा किरण का भी इसी रजिस्ट्रेशन से भर सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन हमको केवल अपना जो पोस्ट मैट्रिक का अप्लाई करना है, तो पोस्ट मैट्रिक का अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ से क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लॉगिन हो चुके हैं अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से। ओके,
तब यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देने वाला है, सबसे पहले तो आप इस डैशबोर्ड को समझ लीजिए। यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड आ चुका है आपका लॉगिन होने के बाद। सबसे पहले आपको इस डैशबोर्ड को समझना होगा। इस डैशबोर्ड को समझने के बाद ही आपको कुछ समझ में आ पाएगा आगे। तो पूरा डैशबोर्ड मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे क्या है आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो देखिए दोस्तों, डैशबोर्ड में आपको क्या क्या दिखाई देने वाला है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना फोटो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आपको अपना फोटो दिखाई देगा। अब दोस्तों बात आती है कि फोटो कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। ये जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सारी जानकारी दिखाई दे रही है आपके आधार कार्ड नंबर से। जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो आधार कार्ड नंबर को डाला था, उस आधार कार्ड नंबर पर जो भी डाटा था वो सारा डाटा यहाँ पर फिल आपको दिखाई देने वाला है। आधार कार्ड में जो फोटो होगा वही फोटो आपको दिखाई देगा। और दोस्तों आप आधार कार्ड के फोटो को अब यहाँ पर चेंज भी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो फोटो दिखाई देगा फिलहाल जो आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर हमको दिखाई देने वाला है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इसके बाद में दोस्तों आपको अपना नाम दिखाई देने वाला है। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोफाइल पर क्या लिखा गया है दोस्तों, आधार आपका जो कि नाम दिखाई देने वाला है। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, देखिए आपकी स्कॉलरशिप पोर्टल यूनिक आईडी, आपकी जो आईडी थी जो इससे आपने लॉगिन किया था वो आईडी दिखाई देगी। यहाँ पर फिर से नेम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, कैटेगरी दिखाई देने वाला है आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, आपके फादर्स का नेम दिखाई देगा, मेल, रिलीजियन एंड ईमेल आईडी, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपकी साथ ही समग्र आईडी भी दिखाई देगी। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर जो समग्र आईडी यूज की थी, उस समग्र आईडी का पूरा डाटा यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ओके, 10th की मार्कशीट का डाटा आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट का भी यहाँ पर पूरा डाटा आपको दिखाई देने वाला है। ओके, तब यहाँ पर आपको आगे क्या करना है वो हम देख लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ पर अब आपको अभी दोस्तों सोच रहे हैं कि 10th क्लास का डिटेल्स कहाँ से आ रहा है, लेकिन अभी दोस्तों जब आप 10th क्लास का यहाँ पर डिटेल फिल कर दोगे तो आपको शो करेगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर शो नहीं कर रहा होगा, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे अब आपको शो करेगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे लिंक्स दिखाई देने वाले हैं। इसी लिंक्स को हमको फिल करते जाना है और हमारा क्या होता जाएगा, हमारा एप्लीकेशन पूरा सक्सेस होता जाएगा एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देना है होम। तो होम का सेक्शन यानी कि डैशबोर्ड ही हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये होम का सेक्शन है। सेकंड पर आपको दिखाई देगा अपलोड फोटो, तो यहाँ से आपको अपना फोटो अपलोड करना है। चेंज इन आधार का मतलब होता है आपका आधार कार्ड नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपना समग्र आईडी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हमको वोटर आईडी चेंज करना है, यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपलोड करना है, यहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सारी चीज़ हमको एक एक करते यहाँ पर फिल करती जानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने होम देख लिया, इसके बाद में हमको क्या करना होगा, अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो दोस्तों फ़ोटो अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोटो आ रहा है वो आधार कार्ड का फ़ोटो आ रहा है, तो फ़ोटो को अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए हमको यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद हमने जैसे ही अपलोड फोटो पर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों सिलेक्ट योर फोटो, और यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो का जो साइज़ है वो फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा। जहाँ पर भी आपका फ़ोटो जो कि होगा वहाँ से अपने सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपलोड फ़ोटो, और अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ पर आपका जो फ़ोटो होगा वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही, हमको इसको चेंज नहीं करना है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है वो किस तरह से अपलोड करना है, उसका साइज़ क्या रहने वाला है। उस साइज़ को देख लीजिए, यहाँ पर ग्रीन कलर जो यहाँ पर दोस्तों ब्लू कलर के बॉक्स में यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि साइज किस तरह का होना चाहिए आपको फ़ोटो का अपलोड करने का। फ़ोटो जो अपलोड करना है दोस्तों, मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ। देखिए निर्देश दिया गया है, अपना स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। कैसा फ़ोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ का। और जो फ़ोटो की जो साइज़ है दोस्तों 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात को नोटिस कर लीजिए, आपका जो फ़ोटो है वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो हाल ही का होना चाहिए, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा आपका फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो देखिए यहाँ पर लिखा है फ़ोटो 90 दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नाम डेट नहीं चाहिए, ओनली फ़ोटो चाहिए। और फ़ोटो जो 90 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ़ोटो जो आप इस बात को नोटिस कर लीजिए कि 100 KB से ज़्यादा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। 99 KB का हो जाएगा, 98 KB का अपलोड हो जाएगा, लेकिन 100 से अगर 101, 102 होता है तो वो अपलोड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर सारी बात समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा चेंज इन आधार। अब जैसे ही आप दोस्तों चेंज इन आधार पर क्लिक करेंगे दोस्तों,
चेंज इन आधार पर हमने दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लिक किया है, और जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो हमारे सामने इस तरह का यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड आ जाएगा। और इस बोर्ड में क्या लिखा गया है उसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है विशेष, यदि आपने हाल ही में अपने आधार में नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में परिवर्तन कराया है तो आप संबंधित जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम या कोई भी चेंजिंग करवाया है तभी आप दोस्तों अपडेट आधार का जो ऑप्शन चॉइस करना है। अगर आपने कोई भी चेंजिंग नहीं कराया है तो यहाँ पर आपको इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर कोई भी इससे नहीं बोलना है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर चेंजिंग कराया है तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, अगर कोई भी चेंजिंग नहीं कराया है तो इसको खाली छोड़ देना। ओके, इसके बाद दोस्तों अपडेट समग्र आईडी, अपडेट समग्र आईडी पर हमको समग्र आईडी डालनी है। तो देखिए दोस्तों समग्र आईडी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक समग्र आईडी आपकी आएगी दोस्तों, क्योंकि आ रही है यहाँ पर समग्र आईडी, क्योंकि दोस्तों आपने जो समग्र आईडी डाली थी रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर आपने समग्र आईडी का यूज किया था, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। अगर आप समग्र आईडी को चेंज करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर समग्र आईडी शो नहीं कर रही तो यहाँ पर आप अपनी समग्र आईडी डाल सकते हैं। और जैसे ही आप समग्र आईडी डालोगे, फिल करोगे तो यहाँ पर आपका ब्लू कलर के बॉक्स में आपका सारा डाटा आ जाएगा। जो भी आपका समग्र आईडी से डाटा होगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। ओके, और अगर आप चेंजिंग करना चाहते हो तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा, अपडेट समग्र डिटेल्स पर क्लिक करना होगा और इसके बाद जो हमारा डाटा होगा समग्र आईडी का वो सेव हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हमको क्या करना है, वोटर का आईडी, अपडेट वोटर आईडी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वोटर आईडी कार्ड नंबर हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी वोटर आईडी नंबर डालना है। अगर वोटर आईडी नंबर डालने के बाद में यहाँ से आपको सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास में वोटर आईडी नंबर नहीं है तो इस ऑप्शंस को खाली छोड़ सकते हैं, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी स्कॉलरशिप पर। अगर आपके पास में वोटर आईडी है तो यहाँ से आप इसको फिल कर दीजिए और यहाँ से सेव डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर वोटर आईडी हमारा हो चुका है। अब हमारे पास में ऑप्शंस बचता है, वो बचता है एडिट पर्सनल डिटेल्स। तो एडिट पर्सनल डिटेल्स पर हमको क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है हमारे सामने शो करने लगेगी। ओके, अब ये पर्सनल डिटेल्स है दोस्तों, आप तभी एडिट कीजिए जब आपको लगता है कि यहाँ कोई भी गलतियाँ हैं, नहीं तो आपको उसको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हमने जो पर्सनल डिटेल्स शो कर रही है, हमारी आधार कार्ड की पर्सनल डिटेल्स शो कर रही हैं। सारी की सारी जो भी पर्सनल डिटेल्स है हमने आधार कार्ड से जो रजिस्ट्रेशन किया था वो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ओके, देखिए मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपका नेम दिखाई देने वाला है, साथ ही मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। दोस्तों यहाँ पर आप अपना नेम और फादर्स नेम को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप जो अपना मदर्स नेम है उसको चेंज कर पाएंगे। अपना जेंडर चेंज नहीं कर पाएंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर को चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। अगर आप कोई भी एडिट करते हैं, कोई भी चेंजिंग करते हैं तो यहाँ से आपको एडिट, यहाँ पर अपडेट माय डिटेल्स पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर आपने कोई भी चेंजिंग किया है तभी यहाँ से अपडेट माय डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। तो अब हमको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों हमको अब जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो वो भी हम सीख लेते हैं। दोस्तों पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है वीडियो को। तो दोस्तों जैसे हम कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपसे गलतियाँ होने वाली है। अब दोस्तों कौन सा आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है दोस्तों वो आपको करना है डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट। कौन सा अपलोड करना है, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों एक तो होता है जो ऑफलाइन बनता है, एक होता है दोस्तों ऑफलाइन बनता है जो पुराना बनता था, इसके बाद में बनता था डिजिटल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो कंप्यूटर से सर्टिफिकेट बनना है वो डिजिटल सर्टिफिकेट है, तो हमको ओनली अपना जो डिजिटल सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। और जो डिजिटल सर्टिफिकेट जो अपलोड करने का जो साइज रखा गया है वो 100 KB। दोस्तों 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका साइज होना चाहिए वो 100 KB से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है 100 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपको क्या करना है दोस्तों,
यहाँ पर आपको अपना ज़िला चॉइस करना है। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों जिला प्रमाण पत्र जारी करने वाला। तो जिस भी ज़िले से आपका बना है प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जारी किया गया के द्वारा, तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है या जिसके भी द्वारा जिला पंचायत जो भी आपके यहाँ से आपने वहाँ से बनवाया वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में पुस्तक क्रमांक डालना है, प्रकरण क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है, प्रकरण क्रमांक। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी डेट डालनी है, यानी कि किस वर्ष आपने जो कि अपना बनवाया है, साथ ही अपना प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है, साथ ही जारी दिनांक यानी किस तारीख को बनाया गया है। अब दोस्तों पुस्तक क्रमांक, प्रकरण क्रमांक और ये हमारा प्रमाण पत्र क्रमांक हो गया है, कहाँ पर मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता है डिजिटल जो सर्टिफिकेट होता है वो किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, तो हमको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है? ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पुस्तक क्रमांक दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, यहाँ हाँ अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको पुस्तक क्रमांक दिखाई दे रहा है, आपका प्रमाण पत्र क्रमांक दिखाई दे रहा है, आपका प्रकरण क्रमांक दिखाई दे रहा है, किस तारीख को बना है ये भी आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही सूची क्रमांक भी आपको दिखाई दे रहा है, कितना आपका सूची क्रमांक है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ओके, तो ये आपको डाटा यहाँ पर फिल करना होगा ऑफलाइन में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अब अच्छे से फिल करना सीख गए होंगे यहाँ से। ओके, अब आपको क्या करना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दोस्तों ये यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो दिया गया है आपको अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट का, एक दिया गया है अपडेट डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों आपके पास में ऑफलाइन सर्टिफिकेट है, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट है? ऑफलाइन, जैसा कि मैंने अभी बताया था रेड कलर का जो ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट है, और आपके पास में डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना है, इसी लिंक का यूज करना है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट का। फिर इस लिंक से आपको कोई भी मतलब नहीं रहेगा अपडेट डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट से। ओके, अगर आपके पास में ऑफलाइन वाला है, ओके, अगर आपके पास में ऑनलाइन वाला है यानी कि डिजिटल सर्टिफिकेट है तो आपको एक कोई भी ऑप्शंस फिल नहीं करने हैं, आपको अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शंस को क्लिक नहीं करना है, केवल और केवल आपको एडिट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। एडिट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से अपडेट डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना होगा डायरेक्टली। ओके, तो लेकिन हमारे पास में ऑफलाइन वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन वाला भी मिला हुआ है, तो इसलिए मैं पर आपको ऑफलाइन वाले में भी बता रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिजिटल बना हुआ है तो मैं डिजिटल वाला भी बताऊंगा। ओके, तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास में ऑफलाइन वाला है तो इस तरह से आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना दिखाई देगा आपका ज़िला चॉइस करना है, यानी कि यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, ज़िले तहसील का नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपकी जाति क्या है वो यहाँ पर आपकी जाति डालनी है, जो भी आपकी जाति है, और सूची क्रमांक डालना है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ सूची क्रमांक क्या होता है। ओके, और इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद में अपना फाइल सिलेक्ट करना है, जो भी आपका फाइल सिलेक्ट होगा वो 100 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, जो आधार कार्ड पर अपने मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा। इसके बाद रिमार्क्स डालना है, यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके बाद में दिखाई देगा अपलोड सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आपको अपलोड कर देना होगा। तो दोस्तों अपलोड होने के बाद में हमारा साम पूरा अपलोड हो चुका है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों डिजिटल सर्टिफिकेट को अपडेट करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास में ऑफलाइन वाला है तो आपको इसी लिंक का यूज करना है, अगर आपके पास में ऑफलाइन नहीं है, डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो अपडेट डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिजिटल सर्टिफिकेट वो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर अपडेट डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है, और इसके बाद में डिस्पैच डेट यानी कि किस तारीख को बना था वो यहाँ पर डालना है। एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि RS/419 इस तरह से स्टार्ट होता है वो डालना है, और किस तारीख को बना था वो यहाँ पर डालना है, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से सर्च पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, यहाँ पर अपना डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, किस तारीख को बना यहाँ पर डाल दिया, और जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया दोस्तों यहाँ पर हमारा सारा डाटा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जो भी आपका सारा डाटा होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, मैं जूम करता हूँ, सेव डिटेल्स।
तो यहाँ से आपको अपनी जानकारी सेव कर देनी है। सेव डिटेल्स पर क्लिक करके आप जैसे ही करोगे तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है अपना जाति प्रमाण पत्र देकर। तो अगर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देखना है तो इस पर क्लिक करके आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे हम सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जाति प्रमाण पत्र है, संबंधित जानकारी पूर्णतः सही है और मैं प्रक्रिया जारी रखना चाहता हूँ। तो इसके बाद यहाँ से हमको ओके करना है और हमारा जो सक्सेस का ऑप्शन आएगा, सक्सेस का नोटिस आएगा और हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, अपना हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की अपडेट यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर अपने 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम अपलोड हाई स्कूल 10th बोर्ड डिटेल्स पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमको अपना यहाँ पर 10th क्लास का जानकारी अपडेट करना है। इसके लिए आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, अपना बोर्ड का जो नाम डालना है, किस बोर्ड से आपने किया है। जैसा कि हमने किया है MP बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की बोर्ड से किया है और किस ईयर में किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। अपने स्कूल का नाम आपको डालना है, जो भी आपका स्कूल का नाम होता है। साथ ही अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करोगे, यहाँ पर ब्लू कलर के टैब में आपके रोल नंबर से जो भी डाटा होगा वो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी 10th क्लास की मार्कशीट है जो कि अपलोड करनी होगी। और जो 10th क्लास की जो मार्कशीट आपको अपलोड करनी है उसका जो साइज़ रहने वाला है दोस्तों वो 100 KB का रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा आपका फाइल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अपना फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी जहाँ पर भी आपका फाइल होता है, और इसके बाद में रजिस्टर माय 10th बोर्ड एग्जामिनेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी मार्कशीट आ चुकी है 10th क्लास की। ओके, तो हमारा 10th क्लास का डाटा फिल हो चुका है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ। अपलोड, यहाँ पर हमको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है, अपलोड इनकम सर्टिफिकेट फीस रिसिप्ट लास्ट मार्कशीट। तो अब हमको ये 3 चीज़ें अपलोड करनी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको 3 चीज़ें अपलोड करनी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें अपलोड करनी है, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ। हमको वो 3 चीज़ें जो अपलोड करनी है वो करनी है। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 100 KB से कम का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र हमको अपलोड करना है। यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो आपका आय प्रमाण पत्र की फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर कोई मार्कशीट अपलोड करनी है। अपलोड योर लास्ट एग्जामिनेशन, आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर आगे लिखा है बोथ सेमेस्टर मार्कशीट APU कोर्स इन सेमेस्टर 22 मार्कशीट JPG 100 KB। तो 100 KB से कम की होनी चाहिए। देखिए आपको क्या अपलोड करना है, एक अगर आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, अगर आप UG का यानी कि BA BCom BSc का आप अपलोड जो कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपने किया है, अगर आप MA MSc का अपलोड कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, UG का फाइनल ईयर का मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर लिखा गया है अपलोड योर लास्ट एग्जामिनेशन, यानी कि आपने लास्ट में कौन सा एग्जाम पास किया था वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ओके, तो अभी हम फर्स्ट ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चूज फाइल पर क्लिक करना है यहाँ से और 100 KB से कम का होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हमको क्या यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर हमको अपलोड करना है अपलोड योर करंट फीस रिसीप्ट, यानी कि अपलोड योर करंट ईयर फीस स्लिप का मतलब होता है आपने जो UG का फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उसका फीस स्लिप, जो आपने फीस सबमिट की थी उसका फीस स्लिप होगा। उस फीस स्लिप को यहाँ पर आपको सबमिट करना है, यानी कि चॉइस अपलोड करना है। तो फीस स्लिप कौन सी है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा देता हूँ। देखो तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब आपने फीस सबमिट की थी तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आया था। इस तरह की आपके पास में रिसिप्ट होगी, तो इसी रिसिप्ट को आपको अपलोड करना है 100 KB से कम साइज़ में। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है 100 KB से कम साइज़ होना चाहिए सभी के। तो यहाँ से चॉइस फाइल करना है, जैसे इसके बाद में यहाँ से आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा व्यू इनकम, व्यू एग्जाम और व्यू फीस स्लिप, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या अपलोड किया है और कैसा अपलोड किया है। ओके, तो यहाँ से हमारा सक्सेस हो जाएगा अपलोड। और इसके बाद में हमको क्या अपलोड करना है, इसके बाद जो हमको अपलोड करना है वो अपलोड करना है दोस्तों हमको अपनी बैंक अकाउंट, हमको अपना बैंक का अकाउंट अपलोड करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है एडिट बैंक अकाउंट, तो यहाँ से हम अपना बैंक अकाउंट अपडेट करते हैं।
तो दोस्तों जैसे हम बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का नोटिस बोर्ड आएगा। इसमें लिखा गया है महत्वपूर्ण सूचना, कृपया अपना आधार सीडेड बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करें। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार सीडेड नहीं है तो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर इसको आधार सीडेड करवा लें। इसका क्या मतलब है आधार सीडेड? आधार सीडेड क्या होता है दोस्तों? आधार सीडेड का मतलब दोस्तों होता है हमारा कि हमारा जो मोबाइल नंबर होता है दोस्तों, मोबाइल नंबर जो हमारा होता है वो लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। मोबाइल नंबर हमारा क्या होना चाहिए? आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं आधार सीडेड। क्या कहते हैं दोस्तों? आधार सीडेड। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो दोस्तों आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल नहीं कर पाएंगे और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो दोस्तों आपका आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दोस्तों दोनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, तभी दोस्तों आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर लिंक नहीं है तो जल्दी से बैंक में जाकर अपना लिंक करवा लीजिए। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है? यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड अपलोड करना है। जो आपकी पासबुक होती है, पासबुक में दोस्तों आपका IFSC कोड होता है वो यहाँ पर डालना है। IFSC कोड डालने के बाद में शो बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक की डिटेल्स होगी वो आ जाएगी। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना है, रीटाइप अकाउंट नंबर डालना है, यानी कि वहीं पर से आपका अकाउंट नंबर डालना है। और इसके बाद में लिखा गया है इस अकाउंट नंबर आधार सीडेड, तो यहाँ से नो और यस में से आपको दोस्तों यस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद सेव माय अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने IFSC कोड डाला था और इसके बाद में हमने शो माय डिटेल्स पर क्लिक किया तो हमारे सामने हमारी जो बैंक की डिटेल्स थी वो आ चुकी है सारी। हमने अपना बैंक अकाउंट डाटा भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यहाँ से हमारा जो सीडेड अकाउंट है वो यहाँ पर हमने डाल दिया है और इसके बाद में सेव माई अकाउंट डिटेल्स पर हमको क्लिक करेंगे तो हमारी जो अकाउंट की डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी अकाउंट की डिटेल्स होगी वो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने आ जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? आपको यहाँ पर अपना पूरा नेम डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेन बात एकेडमिक ईयर है, बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपको कोई भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर दिखाई देगा स्कीम में क्या करना है आपको। जैसा कि स्कीम के ऑप्शन पर आप टिक करोगे, यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC, ऐसा क्यों लिखा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC, क्योंकि ये OBC का कैंडिडेट है, इसलिए यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC दिया गया है। ओके, तो इसके बाद में अब यहाँ पर आता है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट कोड और रीटाइप इंस्टीट्यूट कोड में क्या डालना है? इंस्टीट्यूट कोड में आपको अपने इंस्टीट्यूट का कोड डालना है। इंस्टीट्यूट कोड अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन पर टिक करके आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आपको निकालना नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से बहुत टाइम क्या होता है निकलता नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंस्टीट्यूट कोड और के बारे में बता दूँ कैसा आपको इंस्टीट्यूट कोड और जो कोर्स ब्रांच कोड होता है ना वो कैसे आपको निकालना है ऑनलाइन। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको एक इंस्टीट्यूट कोड जो कि डालकर आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने एक इंस्टीट्यूट कोड डाल दिया और यहाँ पर भी मैंने एक इंस्टीट्यूट कोड डाल दिया। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट कोड डालोगे यहाँ पर रिफ्रेश होने लगेगा और रिफ्रेश होने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी इंस्टीट्यूट कोड की जो भी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर आपको शो करने लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आना है आपको। जैसे ही आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कोर्स ब्रांच कोड। तो कोर्स तो फ्रेंड्स अब आपको कोर्स एंड ब्रांच कोड में क्या डालना है? आपने अपने कोर्स का नेम जो कोड होता है वो डालना है। जैसे कि आपने अगर BA किया है तो BA का कोड डालना है, BSc कर रहे हो तो आपको BSc का कोड डालना है, और अगर आप BCom कर रहे हैं तो आपको BCom का कोड डालना है। अब BA BSc BCom का कोड कैसे निकालना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं। इस वीडियो में बताऊंगा तो जो कि वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें मैं एक जो कि कोड डाल देता हूं। जैसे मैंने एक कोड डाल दिया यहाँ से, इसके बाद में जैसे ही मैं कोड डाल देंगे हमारे सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी कोर्स की डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर शो करने लगी। जैसे कोर्स MA और ब्रांच क्या है पॉलिटिकल साइंस, इस वाले कोड की। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आओगे आप। थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर आपको क्या डालना है? कोर्स ईयर।
आपको अपना जो कोर्स ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका ईयर चल रहा है। जैसे कि यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ही क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है एमए, और एमए में क्या होता है, ओनली 2 ईयर होती है, फर्स्ट ईयर होती है, सेकंड ईयर होती है, थर्ड ईयर किस में होती है, बीए बीएससी बीकॉम में। ठीक है जी, तो आपको सभी को पता है। तो हम यहाँ से कोई भी एक जो कि फर्स्ट ईयर जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एडमिशन डेट फॉर एकेडमिक ईयर, एडमिशन डेट फॉर एकेडमिक ईयर में क्या डालना है, आपने जब भी एडमिशन लिया है। अब दोस्तों ध्यान से समझना है कि हमको क्या डालना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडमिशन डेट में हमको डालना है जिस तारीख को हमने एडमिशन लिया है, यानी कि जो आपका फर्स्ट राउंड चला था, सेकंड राउंड चला था, या सीएलसी राउंड चला था, सीएलसी थर्ड राउंड चला था, जिस टाइम पर आपने फीस सबमिट की थी, जो 1000 रुपये फीस थी या 10 रुपये आपने जो भी फीस सबमिट की थी, जिस तारीख को फीस सबमिट की थी उस तारीख को यहाँ पर फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, किस तारीख को फिल करना है, जिस तारीख को हमने अपनी फीस सबमिट की थी उस तारीख को यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, फिल करना है। ओके, इसके बाद में आता है दोस्तों एनरोलमेंट डेट। एनरोलमेंट डेट का मतलब होता है नामांकन तारीख। अब दोस्तों बात आती है नामांकन तारीख, और एक होता है यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर। अब बात आती है कि ये चीज़ तो हमारे पास है नहीं है, अब हम कहाँ से डालें इन चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि अभी कॉलेज में, कोई सी भी कॉलेज हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, अभी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब कुछ ही टाइम में 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले, मैं आपको वीडियो से इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब बात आती है कि जब तक एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तब तक हम इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास में 2 ऑप्शन है इन चीज़ों को डालने के लिए। क्या ऑप्शन है 2? देखिए, या तो आप वेट कर सकते हैं क्योंकि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी एनरोलमेंट डेट आ जाएगी और एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर आ जाएगा, यानी कि 2 से 3 दिन लगभग कुछ टाइम लग सकता है। तो आप वेट कर सकते हैं 2, 4, 5 दिन। ठीक है, आप वेट कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आपकी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर आप फिल कर देना। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, सेकंड काम आपको क्या करना है, सेकंड चांस आपके पास क्या है, आपने जो एडमिशन लिया था, जो एडमिशन फीस स्लिप सबमिट की थी, उसी दिन की तारीख यहाँ पर आप डाल दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिल किया है। और आप अपना एनरोलमेंट नंबर की जगह पर आप डाल दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया था, जो रजिस्ट्रेशन किया था, जैसा कि यूजी का बात करें तो 1200 से स्टार्ट हुआ था, और हम पीजी की बात करें तो 2200 से स्टार्ट हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। या आप वेट कर सकते हैं नामांकन रजिस्ट्रेशन होने तक का। बस आपके पास 2 ही ऑप्शन है, कोई भी एक चीज़ कर दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। डिसेबिलिटी स्टेटस पे से आप जो भी आपकी अगर डिसेबिलिटी स्टेटस है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से हम कर देंगे नो आई एम नॉट डिसेबल्ड। इसके बाद में हमारे सामने नया टैब आता है डिटेल्स फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन। डिटेल्स काउंसलिंग की जो एडमिशन डिटेल्स है हमको यहाँ पर जो फिल करनी है। एडमिशन टाइप में क्या डालना है वो देख लेते हैं हम। एडमिशन टाइप में आपने किस तरह से एडमिशन लिया है। सेंट्रलाइज काउंसलिंग, अगर आपने जो नॉर्मल काउंसलिंग होती है जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, अगर उनमें अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको सेंट्रल काउंसलिंग ऑप्शंस पर ओके करना है। ओके, अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी कि सीएलसी राउंड में अगर आपका एडमिशन हुआ था तो आपको सीएलसी राउंड सेलेक्ट करना है। अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है यानी कि ना तो फर्स्ट राउंड, ना सेकंड राउंड, ना थर्ड राउंड, ना सीएलसी राउंड में हुआ है एडमिशन, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, डायरेक्ट एडमिशन किस में होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो वहां से एडमिशन हुआ है तो आप डायरेक्ट एडमिशन सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर पेमेंट सीट का कोई नहीं होता है कॉलम, तो यहाँ पर आपको ओनली क्या सिलेक्ट करना है, सेंट्रल काउंसलिंग, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पर आपको ओके कर देना होगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम सेंट्रलाइज काउंसलिंग पर ओके करेंगे, इसके बाद में आता है एंटर काउंसलिंग आईडी, और यहाँ पर आती है एंटर काउंसलिंग आईडी। एंटर काउंसलिंग आईडी में आपको क्या डालना है फ्रेंड्स, एंटर काउंसलिंग आईडी में जब आपने काउंसलिंग की थी, यानी कि जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में की थी या सेकंड राउंड में की थी या थर्ड राउंड में की थी, तब आपको एक काउंसलिंग नंबर दिया गया था।
जैसे कि 119 से स्टार्टिंग होता है BA BSc BCom का, और शायद 221 से स्टार्ट होता है या 222 से ऐसा कुछ स्टार्ट होता है, 229 से वो होता है MA MCom MSc वालों का होता है। तो वो वाला जो काउंसलिंग ID यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या CLC राउंड, तब आपको जो ID दी गई थी वो ID यहाँ पर आपको फिल कर देनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर काउंसलिंग डेट और किस तारीख को आपने काउंसलिंग करवाई थी वो यहाँ पर आपको डाल देनी होगी। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको योर लास्ट ईयर एग्जाम इंफॉर्मेशन, योर लास्ट ईयर एग्जाम इंफॉर्मेशन में आपको लास्ट ईयर का जो, जैसे कि आप अगर BA BSc BCom कर रहे हैं तो आपको 12th क्लास का जो कि डाटा डालना है, और अगर आप MA MCom MSc कर रहे हैं तो आपको BA BSc BCom का यहाँ पर डाटा डाल देना होगा। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन छात्र छात्रा के निवास संबंधी विवरण, यानी कि अगर आप कैसे रह रहे हैं, अगर आप हॉस्टल में रहकर रह रहे हैं, आर यू हॉस्टलर और डे स्कॉलर, क्या आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहकर जो कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से आई स्टे इन हॉस्टल कर देना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट हॉस्टल कर देना होगा। जैसे अगर आप आई स्टे इन हॉस्टल में क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा चूज हॉस्टल टाइप, कौन सा हॉस्टल है आपका, गवर्नमेंट हॉस्टल, इंस्टीट्यूट हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल। यहाँ पर अपने जो हॉस्टल का जो नेम डाल देना होगा। जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्टल पर ओके करेंगे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्टल होंगे यहाँ पर नेम आ जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपने एडमिशन कब लिया है हॉस्टल में वो आप यहाँ पर डाल देना है। जैसा कि हमने आई एम नॉट हॉस्टलर में है तो हम यहाँ से आई एम नॉट हॉस्टलर पर ओके करेंगे। और इसके बाद में आता है हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन, फादर हस्बैंड मदर नेम अकप्शन डिटेल्स। फादर हस्बैंड मदर्स इनकम और अकप्शन डिटेल्स यहाँ पर जो कि आपको फिल करनी है। फादर हस्बैंड अकप्शन यानी कि आपके जो फादर्स हैं, यानी कि आपके जो फादर्स हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी आपके जो फादर्स हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओन बिजनेस, तो हम यहाँ से ओन बिजनेस शॉप पर ओके करेंगे और यहाँ से अकप्शन डिक्शन, क्या आपकी जो कोई भी ओन बिजनेस है तो कौन सा जो बिजनेस करते हैं वो यहाँ पर फिल कर देना है। और आपकी जो इनकम है फादर्स की वो यहाँ से डाल देनी होगी। जैसे 40,000 यहाँ से हम फिल कर देंगे और यहाँ से भी जो कि 40,000 डाल देना है। और मदर्स अकप्शंस में क्या डालना है आपको, जैसे कि मदर अकप्शंस और मदर अकप्शंस डिस्क्रिप्शन और टोटल इनकम, मदर्स की भी आपको इनकम जो कि शो करानी होगी। और यहाँ पर भी तो जैसे कि आपने अगर फादर्स की इनकम शो करा दी है तो आपको मदर की इनकम शो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मदर कोई भी अगर वर्क नहीं करती है तो यहाँ से हम हाउस वाइफ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे 00। ओके, और यहाँ पर भी हम जो कि 00 डाल देंगे। इसके बाद में हमारे सामने ऑप्शंस आता है डिटेल्स फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये क्या आपके पास अदर सोर्सेज से भी अगर इनकम हो रही है तो यहाँ से डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पर नील। यहाँ पर क्या डालना है आपको, नील, यानी कि हमारी कोई भी अदर सोर्सेज से जो कि इनकम नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है अब सम ऑफ एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज फादर मदर इनकम, मतलब टोटल जो इनकम है फादर्स की, मदर, ठीक है, या अदर सोर्सेज, तो टोटल जो इनकम होती है वो यहाँ पर आपको शो करने लगेगी। और यहीं जो इनकम जो शो करती है वो यहाँ पर आपको लिख देनी होगी। जैसे कि हम यहाँ से 40,000 यहाँ से शो कर देंगे। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि क्या होता है, आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र आपको डालना है, आय प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया, यानी कि तहसीलदार, जनपद पंचायत, जो भी जिसके भी द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ पर डाल। अगर तहसीलदार के द्वारा जारी किया है तो यहाँ से आपको तहसीलदार डालना है। और इसके बाद में आपको इनकम सर्टिफिकेट डेट, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका कब जारी किया गया था, कितनी तारीख को जो कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया था, वो यहाँ पर आपको डाल देनी होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेक एंड वैलिडेट माई एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंप्लीटनेस एंड, तो यहाँ से आपको जो कि ओके कर देना है और यहाँ से आपका चेक हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्म।
तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ओके करने के बाद में तो अब आपको यहाँ से यस आई हैव कन्फर्म माई डिटेल्स पर ओके कर देना होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी डिटेल्स जो यहाँ पर शो करने लगे, अगर आप अपनी डिटेल्स में अभी भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से नो आई वांट टू एडिट माई डिटेल्स पर ओके कर दीजिए। अगर आप चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं कुछ भी तो यस आई हैव कन्फर्म माई डिटेल्स पर ओके कर देना होगा आपको। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमने कन्फर्म कर दिया है, तो कन्फर्म करने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई देगा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन ब्लू कलर में दिखाई देगा दोस्तों। रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन ब्लू कलर वाले टैब में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर के बॉक्स में सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा सक्सेस, तो इसका मतलब है हमारा फॉर्म में अच्छी तरह से सेव हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। अब दोस्तों वापस से हमको आ जाना होगा उसी टैब में, और यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई देगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड। तो दोस्तों अब हमको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हमको जो भी प्रोसेस करना है अब वो हमारा डॉक्यूमेंट है वो लॉक करना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए दोस्तों हमको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक किया हमने यहाँ से, जैसा कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ से सबसे नीचे हमने एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपने जितने भी सारे फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि हमने अभी फर्स्ट टाइम में अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अगर आप सेकंड ईयर के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर सेकंड बॉक्स दिखाई देगा। और दोस्तों आप थर्ड ईयर के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर थर्ड बॉक्स दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा दोस्तों, सेम टू सेम। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सभी के लिए सेम प्रोसेस है। ओके, अब दोस्तों यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी बार एडिट किया, एक्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आप अब भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा फॉर्म लॉक नहीं हुआ है। लॉक होने के बाद हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों अगर हमारा फॉर्म अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, आपने अच्छे तरीके से भर चुका है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लॉक पर क्लिक करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ से लॉक पर क्लिक करना होगा। तो लॉक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नया इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉक एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन को क्या करना है दोस्तों, लॉक करना है। और लॉक करने से पहले आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको जो कि लास्ट ईयर की डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर का अप्लाई कर रहे हो तो 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है। यानी कि हम कह सकते हैं लास्ट ईयर की डिटेल्स हमको यहाँ पर एक बार फिल करनी होती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि, तो ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिजल्ट में देखिए दोस्तों सबसे नीचे क्या लिखा गया है, रिजल्ट। और रिजल्ट में आपको सिलेक्ट करना है प्रमोट टू नेक्स्ट ईयर हायर क्लास, या यहाँ पर पास लिखा है तो इसी फर्स्ट वाले ऑप्शंस को क्लिक करना है। अगर आप फेल हैं तो फेल को सिलेक्ट कीजिए, और अगर दोस्तों आप पास हो गए हैं तो आपको सिलेक्ट करना है प्रमोटेड टू नेक्स्ट हायर क्लास या पास। ऑब्लिक में लिखा है पास, तो यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। और सबसे नीचे आने पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेड कलर में लॉक माई एप्लीकेशन, तो लॉक कर देना होगा। तो दोस्तों फिर से हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएगा इस तरह का। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉक माई एप्लीकेशन, तो यहाँ से आपको जो कि येलो कलर में लॉक माई एप्लीकेशन दिखेगा, तो यहाँ से आपको फिर से लॉक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर के बॉक्स में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंड OTP फॉर लॉक एप्लीकेशन, तो हमारे पास एक OTP आएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक OTP आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 8 डिजिट का, यहाँ पर लिखा है 8 डिजिट का एक OTP आया होगा। इसको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों ये OTP रहेगी वो 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों इस OTP को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कीजिए, और आपका OTP नहीं तो 10 मिनट के बाद यहाँ से जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने OTP डाल दिया है, और OTP डालने के बाद हमारा सक्सेस हो चुका है फॉर्म। और सक्सेस होने के बाद में यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा लॉक एप्लीकेशन, इसको कर देना है और हमारा फॉर्म लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में आपको फिर से एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आ जाना होगा। तो फ्रेंड जैसे ही आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड वाले ऑप्शंस पर ओके कर देंगे आपके सामने आ जाए कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब यहाँ पर आपने जो भी सबसे पहले लास्ट में जो एप्लीकेशन फिल किया है, जैसे कि हमने ये वाला फिल किया है थर्ड ईयर में, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा अपना।
जो कि सेकंड ईयर में आपने जो एप्लीकेशन फिल किया था वो भी दिख जाएगा, फर्स्ट ईयर में जो किया था वो आपको वो भी दिख जाएगा, थर्ड ईयर में जो भी किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्यू एंड प्रिंट। तो हमको यहाँ से प्रिंट वाली जो ऑप्शन है वहाँ पर ओके कर देना होगा। तो हम यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर ओके कर देंगे। तो हम यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर ओके करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर आपको ओटीपी डालना होगा, जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा डाल देना होगा इस वाले बॉक्स में, यहाँ से कर देना होगा प्रिंट माई एप्लीकेशन पर ओके। तो हम यहाँ से सबसे पहले जो कैप्चा दिया गया है वो हम कैप्चा यहाँ से फिल कर लेते हैं, जैसे कि JNXD, और यहाँ से हम प्रिंट माई एप्लीकेशन पर ओके करेंगे। तो जो है हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डाउनलोड होने लगा है। यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड पर ओके कर देंगे और ये डाउनलोड होने लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यार, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो मेरे चैनल पहली बार विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उस ग्रुप में हम डिस्कस करते रहते हैं सारी की सारी न्यू जानकारी के बारे में। तो वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।